मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड पनवल। गृह विज्ञान पाठ 3, विभिन्न पोषक तत्व, डिफरेंट न्यूट्रिएंट। संक्षिप्त परिचय। व्यक्ति का आहार कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल से मिलकर बनता है। निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की ऊर्जा का 80 से लेकर के 90% कार्बोज से पूरा होता है। कार्बोज का वसा का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा देना है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में टूटकर शरीर का निर्माण करती है। पशुजन्य साधनों की प्रोटीन अच्छी होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरक श्योरकर रोग हो जाता है। विटामिन वसा और जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिनकी शरीर के लिए जरूरत तो कम होती है, परंतु यह शरीर को रोगों से सुरक्षित रखते हैं। विटामिन ए रात्रि अंधेपन को दूर करता है। विटामिन डी रिकेट्स नामक रोग से बचाता है। विटामिन बी बेरी थायमिन रोग से बचाता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग से बचाता है। रेशा कब्ज को दूर करता है। यह साबुत अनाज, साबुत दालों और छिलके पदार्थों में पाया जाता है। जल पोषक तत्वों का स्थानांतरण करता है तथा पाचन में सहायक होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। लोहा हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से स्टार्च वाली सब्जी कौन सी है? आलू। श्वेत सार वाले पदार्थ किसको कहा जाता है? कार्बोज। कार्बोज के मोनोसैकराइड रूप कैसे होते हैं? साधारण। नंबर 4, कार्बोज का कौन सा रूप हमारे भोजन में विशेष स्थान रखता है? हेक्सोज। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष को कितनी कार्बोज प्रतिदिन लेनी चाहिए? 400 से 420 ग्राम। सुक्रोज को किसकी शकर्रा के नाम से जाना जाता है? गन्ने अथवा शुगर की। पोषक तत्व हमारे खाली जगह के रख रखाव में सहायक होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों। माल्टोज की उपलब्धि सामान्य किससे से होती है? अंकुरित अनाज। माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 7.4%। पॉलीसैकराइड्स में क्या आता है? उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की ऊर्जा का कितने प्रतिशत कार्बोज द्वारा पूरा होता है? 80 से 90%। कार्बोज का निर्माण किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल। कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। मोनोसैकराइड्स के 2 उदाहरण बताएं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकराइड्स के 2 उदाहरण बताएं। सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसैकराइड्स की 2 उदाहरण बताएं। स्टार्च और डेक्सट्रोन। 1 ग्राम कार्बोज से कितनी कैलोरी मिलती है? 4.1 कैलोरी। कार्बोज और वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना। सामान्य रूप में कार्बोज से कितने प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए? 60 से लेकर के 70% तक। शरीर निर्माणक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन से हैं? कार्बोज और वसा। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा कब देती है? जब शरीर में ऊर्जा उत्पादक तत्वों की कमी होती है। प्रोटीन के अमीनो समूह का रासायनिक फार्मूला लिखें। NH2। टूटे हुए तंतुओं की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन के 2 साधन बताएं। सूखे मेवे और मूंगफली। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। सूखा रोग का क्या नाम है? मरासमस। विभिन्न पोषक तत्व।
प्रोटीन का वर्गीकरण चित्र द्वारा वर्णन करें। प्रोटीन का वर्गीकरण ये दो प्रकार का होता है, गुणों के आधार पर, नंबर 2 रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। साधनों के आधार पर, गुणों के आधार पर ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। अब ये साधनों के आधार पर है, वनस्पति के साधन और पशुजन्य साधन। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं, साधारण प्रोटीन, मिश्रित प्रोटीन, प्राप्त हुई प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इन श्रेणियों में कौन कौन से विटामिन आते हैं? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन बताइए। पशुजन्य साधन, यह प्रोटीन अच्छी होती है और शरीर की वृद्धि और विकास करती है। यह 2 प्रकार की होती है। यह प्रोटीन दूध और दूध से बने पदार्थों में होती है। वनस्पति साधन, यह प्रोटीन इतनी बढ़िया नहीं होती, यह शरीर के लिए इतनी लाभदायक नहीं है। वनस्पति प्रथम श्रेणी में सूखे मेवे और मूंगफली की प्रोटीन अच्छी मानी जाती है। इसमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों अमीनो अम्ल होते हैं। वनस्पति द्वितीय श्रेणी में अनाज और दालों की प्रोटीन आती है, जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होती है। वनस्पति तृतीय श्रेणी में मक्की की प्रोटीन आती है, जो कि अपूर्ण प्रोटीन होती है। नंबर क्वेश्चन 12, प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में बताएं। सामान्य रूप से 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से चाहिए। छोटे बच्चे, एक गर्भवती माता, दूध पिलाने वाली माता, क्षय रोग से ग्रस्त रोगी, रक्तहीनता से ग्रस्त रोगी और जलने के कारण प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर का आकार, प्रोटीन का पोषक मूल्य, कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति, पोषक के पहले की स्थिति और पाचन क्षमता के द्वारा भी प्रोटीन की आवश्यकता प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, प्रोटीन की अधिकता की हानियां बताइए। प्रोटीन की अधिकता सामान्य रूप से होती नहीं, क्योंकि इसके साधन महंगे होते हैं। वैसे भी शरीर को हर समय प्रोटीन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ रोगों में प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, जैसे गुर्दे का रोग। जब गुर्दे के रोगी को प्रोटीन अधिक मिलती है तो गुर्दा का भार बढ़ जाता है और गुर्दों पर बोझ पड़ता है। इसलिए प्रोटीन की मात्रा ऐसे रोग में कम कर देनी चाहिए। पोटेशियम का मुख्य कार्य तथा स्रोत बताइए। यह पोटेशियम हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। यह अधिकतर केला, टमाटर, सोयाबीन, दूध तथा दूध से बने पदार्थों में मिलता है। फास्फोरस के कार्य बताएं। अस्थियों और दांतों के निर्माण। फास्फोरस जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो कैल्शियम फास्फोरस को निर्मित करता है, जो एक अघुलनशील और यौगिक होता है। यही अघुलनशील यौगिक हड्डियों और दांतों में जमता है और उनको दृढ़ता, टिकाऊपन तथा मजबूती देता है। फास्फोरस जब कैल्शियम के साथ मिलता है तो कैल्शियम की अवशोषण की दर में भी वृद्धि करता है। न्यूक्लियो प्रोटीन को बनाना। फास्फोरस न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन संतानोत्पत्ति में सहायक होती है। यह वंशागत गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करती है। यह प्रोटीन सभी कोशिकाओं में केंद्रित तथा उनमें विद्यमान न्यूक्लियर अम्ल को बनाती है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायक करती है। वसा और कार्बोज के उपयोग में सहायक करना। फास्फोरस कार्बोज तथा वसा तथा प्रोटीन से उत्पन्न शक्ति का नियंत्रण तथा स्थानांतरण करता है। इस कार्य के लिए फास्फोरस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। यह अम्ल व क्षार में संतुलित बनाए रखता है। फास्फोरस शरीर में अत्यधिक हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाता है, जिससे यह शारीरिक द्रव्यों को अधिक अम्लीय होने से बचाता है। वयस्कों के 100 मिलीग्राम रक्त सीरम में 2.5 से 4 मिलीग्राम तक तथा बच्चों में 4 से 5 मिलीग्राम तक फास्फोरस विद्यमान होता है। वसा के कार्यों का वर्णन करो। ऊर्जा देना। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हम कम वसा वाले भोजन से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में वसा चली जाती है तो शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होती है और आवश्यकता पड़ने पर यह फिर से ग्लूकोज में बदल कर ऊर्जा देती है। इस आवश्यक वसा अम्ल का साधन वसा के द्वारा हमें आवश्यक वसा अम्ल जैसे लिनोलेनिक और एराकिडोनिक मिलते हैं। ये तो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। कोमल अंगों की रक्षा करना। प्रोटेक्ट। शरीर के कोमल अंगों के चारों ओर तरल वसा की परत होती है। यह एक कुशल के रूप में कार्य करती है। शरीर को जब कभी चोट भी पहुंचती है तो इन अंगों की वसा कम होती है। वसा में घुलनशील विटामिनों का साधन। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलकर ही शरीर में अपना कार्य करते हैं। भूख की तृप्ति। वसा वाला भोजन पचने में अधिक समय लेता है, इसलिए काफी समय तक व्यक्ति को भूख नहीं लगती। स्वस्थ त्वचा। वसा लेने से त्वचा में चमक बनी रहती है। इसकी कमी से त्वचा चमकहीन हो जाती है। शारीरिक तापमान को स्थिर रखना। वसा ऊर्जा के साथ साथ शरीर का तापक्रम भी स्थिर रखती है। हमारी चमड़ी के नीचे एक वसा की तरह उपस्थित होती है जो ऊष्मा की कुचालक की तरह कार्य करती है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना। जिस भी भोज्य पदार्थ में वसा डाली जाती है उसका स्वाद अच्छा हो जाता है और उसकी सुगंध भी अच्छी हो जाती है। प्रोटीन को शरीर निर्माण के लिए बचाना। वसा शरीर को ऊर्जा का कार्य करती है।